हेलो दोस्तों, अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको सबसे पकाऊ और बोरिंग लगने वाला सब्जेक्ट इतिहास विषय पढ़ाएंगे। और उसका कारण यह है कि लोग केवल फैक्ट देखते हैं इतिहास में और सोचते हैं कि अरे ये कैसे तैयार होगा, और उसको कठिन मानकर उसको तैयार ही नहीं कर पाते हैं। सब सब्जेक्ट तैयार हो जाता है लेकिन इतिहास नहीं होता है। तो बोलते हैं कि बहुत फैक्ट है, बहुत ज़्यादा उसमें सन डेट वो याद करने पड़ते हैं। तो चलिए आज हम आपको थोड़ा सरल विधि से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो इतिहास में मध्यकालीन भारत, अकबर जो एक बहुत ही फेमस शासक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको, तो वह अपने कार्यों और उपलब्धियों की वजह से जाना जाता है, इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ। तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अकबर, जैसा कि आप जानते हैं, जब सल्तनत युग था मध्यकाल में, प्रारंभिक दौर पे लोदी वंश, तो सल्तनत काल का अंतिम शासन काल था लोदी वंश। उसमें इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था। उसको पराजित करके बाबर ने भारत में अपनी मुग़ल सत्ता स्थापित की थी और वहीं से मुग़ल काल का प्रारंभ माना जाता है 1526 ईस्वी में। इसके बाद उनके पुत्र हुमायूं हुए और हुमायूं के बाद अकबर का कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में, जो सिंध में पड़ता है। शुरुआत वहाँ से की जाए जब हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित होकर भारत निर्वासित कर दिया गया था और वह घूमता हुआ फारस की ओर सिंध होते हुए यहाँ वहाँ दर बदर भटक रहा था। उसी समय राणा वीरसाल ने उसको अपने यहाँ पनाह दी थी और फिर वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर है। यहाँ से बहुत प्रश्न कई बार पूछता हुआ है। जो शासकों के नाम है वो पूरे पूछता है, जैसे बाबर का नाम पूछता है, फिर इसके बाद अकबर का, हुमायूं का तो केवल हुमायूं ही चलता है, फिर जहांगीर का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद, इस तरह करके। तो इसलिए इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। अकबर जब शैशवावस्था में था तो उसे अपने माता और पिता की छत्र छाया नहीं मिल पाई थी, क्योंकि वह एक अस्थायी जीवन, खाना बदोश जीवन उसका पिता हुमायूं व्यतीत कर रहा था। और उसी समय अकबर का जन्म हुआ था, तो वह अपने चाचा अस्करी के पास संरक्षण में कुछ दिन रहा। इसके बाद उसके दूसरे चाचा कामरान ने उसको गोला बारूद की दीवार में कांधार में लटका कर मारने की कोशिश की, तो वहाँ से भी वह दैवी कृपा से बच गया। और इस तरह संघर्षों को झेलते हुए फिर जब पुनः भारत आगमन हुआ और हुमायूं ने सत्ता प्राप्त की 1555 ईस्वी में, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, दो युद्ध हुए थे 1555 में ही। मच्छीवाड़ा का युद्ध और दूसरा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध दोनों 1555 ईस्वी में हुए थे और आखिरी ये सरहिंद के युद्ध से जीतकर अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान ने विजय प्राप्त की और मुग़ल सत्ता भारत में पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार आगरा और दिल्ली उनके कब्जे में हो गया। जब अकबर ने ये युद्ध जीता, उसी समय हुमायूं की दीन पनाह नगर में सीढ़ियों से गिरकर लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो गई।
तो लेन पुल ने लिखा भी है कि हुमायूं लुढ़कते लुढ़कते आया और लुढ़कते लुढ़कते उसके जीवन का अंत हो गया। तो इस प्रकार जब उनको खबर मिली बैरम खां और अकबर को, तो तुरंत बैरम खां जो उनका संरक्षक था अकबर का, उसने उस समय गुरदासपुर ज़िले में थे, इसी युद्ध में व्यस्त थे, तो उन्होंने वहीं पर गुरदासपुर ज़िले में कलानौर नामक स्थान पर, पंजाब में पड़ता है ये स्थान, इस तरह जल्दी याद हो जाता है, ये पंजाब में पड़ता है, कलानौर नामक स्थान पर, वहाँ पर उसका पत्थर का चबूतरा बनाकर और उसका राज्याभिषेक करवाते हैं। किसके द्वारा? मोहम्मद कासिम के द्वारा। तो उसका राज्याभिषेक होता है, वह उस समय मात्र 13.5 वर्ष की आयु का होता है, एक अल्पायु बालक होता है, तो इसलिए उसका संरक्षक बैरम खां उसके साथ रहता है। तो उसके जीवन का प्रारंभ होता है, पहला युद्ध करता है वह पानीपत का, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है और अक्सर पूछा जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। यह युद्ध हेमू और बैरम खां के बीच होता है, उसके साथ उसका अकबर भी होता है। और हेमू बहुत ही वीर शासक होता है, एक्चुअली वो रेवाड़ी के एक बनिया नमक व्यापारी था और उसको सूर्यवंश के शासक नियुक्त करता है उसका अपना प्रधानमंत्री, और इस प्रकार वह इन पर आक्रमण करता है उनके कहने पर। तो हेमू जीतने ही वाला था ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसके सहसा आंख में तीर लग जाता है और वो घायल हो जाता है और इस प्रकार बाजी पलट जाती है और वह हार जाता है। तो आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं उसके विषय में कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना मात्र थी और अकबर की विजय एक संयोग था। तो इस प्रकार अकबर की विजय होती है पानीपत का द्वितीय युद्ध में। इसके बाद फिर उसका कार्यकाल प्रारंभ होता है और वह बैरम खां के संरक्षक में अपना जीवन काल शुरू करता है। तो सबसे पहले उसके कार्यकाल को बैरम खां के संरक्षक, बैरम खां का संरक्षण का कार्यकाल प्रारंभ होता है। यह 1556 से 1560 तक चलता है और 60 में बैरम खां का बहुत ही दुखद अंत हो जाता है। बैरम खां एक शिया मुसलमान होता है और अकबर के जितने संबंधी होते हैं उनकी माँ हमीदा बानो बेगम को छोड़कर सारे सुन्नी मुसलमान होते हैं। तो बैरम खां के प्रभाव को देखते हुए सभी दरबारी लोग उनसे और उनके संबंधी व्यवहारी उससे जलने लगते हैं और उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रच जाता है जिसमें उसकी ढाई माँ महामंगा होती हैं और उनके पुत्र आदम खां होते हैं, फिर उनकी पुत्री होती है जीजी अंगा। इस प्रकार एक गुट होता है, ये सब इन्होंने मिलकर अकबर को कहते हैं भड़काया और इस प्रकार बैरम खां के खिलाफ वह बहुत ही भड़क जाता है अकबर और उनको दरबार में बुलाता है और कहता है कि आप या चंदेरी का राज्य संभाल लो या मेरा सलाहकार बन जाओ और या फिर आप मक्का चले जाओ। तो बैरम खां अब मक्का जाने का विचार करता है और वह चल पड़ता है। तभी क्या होता है कि वह गुजरात के पाटन नामक स्थान पर पहुंचता है और वहीं पर एक अफगान शासक, जो कि हमने पढ़ा था सरहिंद मच्छीवाड़ा का युद्ध, उसमें वो तातार सिंह होता है, तातार सिंह को मारता है चूँकि वहाँ पर बैरम खां। तो बैरम खां से बदला लेने के लिए, अपने पिता का बदला लेने के लिए मुबारक खां, ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, मुबारक खां, मुबारक खां, यही मुबारक खां होता है जो मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसका पिता होता है तातार खां, पिता तातार खां।
इसका पिता तातार खां मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा जाता है, तो इसका बदला लेने के लिए मुबारक खां जाता है और पाटन नामक, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर बैरम खां को छुरा भोंकर मार डालता है और इस प्रकार बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। वहीं पर कुछ राहगीरों द्वारा उसको वहीं पर दफना दिया जाता है। और स्मिथ बोलता है इसके बारे में कि जिसने मुग़ल जड़ों की नींव को मजबूत किया, जिसकी सहायता से मुग़ल जड़ों की नींव अकबर ने मजबूत की, उसका अंत इस दर्दनाक इस तरह होता है और उसको कोई सम्मान अंत में नहीं मिलता है। इस प्रकार बैरम खां का संरक्षण कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके बाद अकबर का पर्दा शासन प्रारंभ होता है। तो 1556 से लगाकर 1560 तक हमने देखा कि बैरम खां के संरक्षण का कार्यकाल चलता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अकबर का कार्यकाल पर्दा शासन के अंतर्गत शुरू होता है। पर्दा शासन इसका एक बहुत विचित्र नाम है, एक पेटीकोट शासन। यही सब पॉइंट पूछे जाते हैं और हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, हम लोग हल्के में ले लेते हैं। इसलिए ये सब अगर कहानी को एक रोचक तरीके से हम लोग याद रखते हैं दिमाग में, तो वो अपने आप रटना नहीं पड़ता, याद रहता है। तो पर्दा शासन या पेटीकोट शासन जो होता है वो 1560 से लगाकर 1564 तक चलता है। पर्दा शासन ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मुग़ल शासन में जो हरम होता है, स्त्रियाँ जहाँ रहती हैं, तो हरम की महिलाओं का प्रभाव होता है उसमें, और जिसमें बहुत ही फेमस उसकी अकबर की धाय माँ माहम अंगा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। माहम अंगा बिल्कुल प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करती है और अकबर उसकी सलाह भी मानता है, वो बहुत ही मानता है धाय माँ को, इसलिए इसका प्रभाव इसमें दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत बहुत से अच्छे सामाजिक काम किए अकबर ने। जैसे कि हम देखते हैं इसी के अंतर्गत 1562 में उसने दास प्रथा का अंत किया। आपने पढ़ा होगा इसके पहले कि सल्तनत काल में दास प्रथा चलती थी, व्यक्तियों को खरीदा जाता था, दासों को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। तो दास प्रथा का इसने वहाँ पर अपने कार्यकाल में अंत किया। इसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त। और 1564 में मुग़ल काल या पूरे मध्यकाल में लगने वाला जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिम जनता से वसूला जाता था, जजिया कर। तो अपने इस पर्दा शासन के प्रभाव में होते हुए भी इसने अकबर ने बहुत सारे एक अच्छे काम किए जो अन्य शासकों ने नहीं किया, बल्कि लगभग सभी ने जजिया कर लगाए रखा। और जजिया कर औरंगजेब के काल में बहुत ही कठोरता पूर्वक वसूला गया। 1564 में दास प्रथा हमने आपको बताया कि वो सल्तनत काल में, पूरे मध्यकाल में ये चालू रहा। दासों को दास व्यापार होता था, बाज़ार लगते थे, वहाँ ख़रीदा और बेचा जाता था। इसके बाद तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ जाने पर लोगों की, जैसे हज जाते हैं मुस्लिम लोग, वैसे हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तो तीर्थ यात्रा का उसमें कर लिया जाता था। फिर 1564 ईस्वी में जो गैर मुस्लिम लोगों से कर लिया जाता था, उस राज्य में रहने के लिए जजिया कर वो भी अकबर ने समाप्त कर दिया। तो ये इसके कुछ सामाजिक कार्य थे। इसके बाद इसका प्रभाव ख़त्म होता है। इसका अंत इस प्रकार होता है कि हम देखते हैं कि जो इनकी मेन मेंबर होती हैं पर्दा शासन में, कौन थी? धाय माँ माहम अंगा। तो धाय माँ माहम अंगा का जो पुत्र होता है आधम खां, वो बहुत ही आदताई होता है। उसने अकबर के उस समय के प्रधानमंत्री अतगा खां की
मारकर हत्या कर दी थी। तो इससे अकबर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने उसको 3 मंजिला से फेंक दिया आदम खां को, और वहीं पर उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इससे दुखी होकर उसकी माँ जो होती है धायमा, अकबर की धायमा और आदम की माँ होती है जो, वो बहुत ही दुखी हो जाती है और 40 दिन के ही अंदर शोक में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसके संबंधी भी तितर बितर हो जाते हैं जब मेन मेंबर को मार दिया जाता है। इस प्रकार इस पर्दा शासन का समाप्त हो जाता है और इसके गुट के सभी लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अकबर जो है अपने साम्राज्य को विस्तारित करने में बहुत रुचि रखता था। उसका कहना था कि हम अगर पड़ोसियों से युद्ध नहीं करेंगे तो पड़ोसी क्या करेंगे, हमसे युद्ध करेंगे और हम पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमेशा युद्ध करते रहना चाहिए और अपनी साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। इसलिए वह अपने पूरे जीवन काल और कार्यकाल में उसने युद्ध किए और एक बहुत ही बड़ा मध्यकाल में एक ही बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार किया। उसने लगभग पूरे भारत में अपना साम्राज्य विस्तार किया। अगर देखा जाए तो पश्चिमोत्तर में अफ़गानिस्तान में काबुल से लगाकर उत्तर में बंगाल तक और ऊपर कश्मीर से लगाकर उत्तर में कश्मीर से लगाकर दक्षिण में विंध्याचल तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और बहुत ही सशक्त साम्राज्य उसने बनाया। तो अब हम उसके युद्धों को या उसके साम्राज्य विस्तार को क्रमशः देखते हैं। तो हम पहले क्रम से आपको लिख देते हैं, इसके बाद विस्तार पूर्वक समझाएंगे। तो सबसे पहले उसने कौन सा युद्ध किया और जीता? मालवा, चुनार, गोंडवाना। इसके बाद मैं आपको सारी डेट्स भी बताऊंगी। इसमें पहले पूरे राज्यों के नाम लिख लेते हैं। मालवा, चुनार, गोंडवाना, राजपूताना। और आप जानते हैं राजपूत नीति अकबर की बहुत ही प्रसिद्ध है। उसने बहुत ही अच्छे संबंध राजपूतों से बनाए और इसमें जिन राज्यों ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली उन राज्यों को उनका राज्य वापस कर दिया और उनको शासन करने दिया, और जिन्होंने नहीं तो स्वीकार किया उनसे जबरन स्वीकार करवाया गया। तो राजपूताना में बहुत सारे राज्य आते हैं, जैसे आमेर, मेड़ता, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर, मारवाड़। ये कुछ प्रमुख हैं, क्रमशः हैं ये, जिनसे अधीनता स्वीकार करवाई गई और जिन्होंने स्वीकार की। अब इसके बाद हम राजपूताना के बाद इस क्रम से चलते हैं। तो गोंडवाना राजपूताना गुजरात, बिहार एंड बंगाल, काबुल, कश्मीर, उड़ीसा, बलूचिस्तान और कंधार, बलूचिस्तान और
गांधार। अकबर ने उत्तर भारत में इतने राज्यों को और उत्तर भारत पश्चिमोत्तर भारत उत्तर और भारत और उत्तर पश्चिमोत्तर भारत में इन्होंने इतने राज्यों का अभियान किया और उस पर जीत हासिल की। तो मालवा से जब शुरुआत करते हैं तो 1562, चुनार 1561-62, 1562, गोंडवाना 1564, राजपूताना में आमेर 1562, सेम यही पीरियड इसमें था। मेवाड़ 1567 एंड 2 बार युद्ध हुआ इसमें 76, जो बहुत ही फेमस युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। इसके बाद रणथंभौर 1569, यही डेट इसमें भी है, और ये 1570, 1570 इतने युद्ध होते हैं। पूरा बताऊँ विस्तार? मालवा सबसे पहले देखते हैं। 1561-62 में मालवा का शासक उस समय बाज बहादुर होता है और उसकी पत्नी रूपमती दोनों शासन कर रहे होते। इनकी राजधानी सारंगपुर होती है, सारंगपुर। तभी अकबर अपने सूबेदारों को भेजता है, जिसमें कि सबसे पहले आदम खां को भेजता है। तो आदम खां जाता है और उस पर विजय प्राप्त करता है, लेकिन वह सारा धन अपने पास रख लेता है और अकबर को नहीं देता। इससे अकबर क्रोधित हो जाता है और उसके पास वापस आता है। तो वह क्षमा याचना कर लेता है, तो अकबर छोड़ देता है, कहता है ठीक है, और वापस चला जाता है उसको सूबेदारी सौंप कर। इसके बाद फिर पीर मोहम्मद आता है, पीर मोहम्मद को भेजा जाता था। पीर मोहम्मद बहुत ही आतताई होता है, उसको वहाँ से बाज बहादुर दौड़ा लेता है और वह नदी में डूबकर मर जाता है। इस प्रकार मालवा साम्राज्य में बाद में फिर आदम खां वापस मिला लेता है। तो मालवा जो है जीतकर और वह अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन? बाज बहादुर मालवा। इसके बाद चुनार एक बहुत छोटा शासन होता है। ये 1562 में तुरंत हार जाता है और चुनार का राज्य मिला लिया जाता है। इसके बाद गोंडवाना बहुत ही फेमस है। गोंडवाना में चंदेल राजकुमारी होती है, जिनका नाम दुर्गावती होता है। वह बहुत ही प्रसिद्ध शासका थी, जो वीर नारायण अपने पुत्र नाबालिग पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में राज शासन करती हैं और वहाँ पर उनकी राजधानी चौरागढ़ होती है, चौरागढ़। तो इस वीर नारायण और रानी दुर्गावती शासन कर रहे होते, तभी अकबर इन पर आक्रमण करता है और बहुत ही प्रयासों से वह उनसे लड़ते हैं, वीरतापूर्वक लड़ती हैं रानी, क्योंकि उनका पुत्र जो तो अल्पायु ही होता है। तो दुर्गावती अपना साहस का परिचय देती हैं और अंत में वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्वयं आत्महत्या कर लेती हैं, वीरगति को प्राप्त होती हैं। फिर राजपूताना में देखते हैं सबसे पहले आमेर, जो जयपुर में पड़ता है। जयपुर में तो जयपुर में पड़ता है आमेर। यहाँ का बिहारीमल या भारमल नामक शासक होता है, जो कछवाहा राजपूत होता है। और वह जब अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हमेशा अकबर जाता था हर वर्ष, तो तब जा रहा था, रास्ते में ही उसको जाते हैं और मिल जाते हैं भारमल। तो अपने आप स्वेच्छा से ही वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं अकबर की, और ये पहला राज्य होता है। और बिहारीमल या भारमल पहले शासक होते हैं राजपूतों में, जो स्वेच्छा से अधीनता अकबर की स्वीकार कर लेता है और अपनी पुत्री हरखा भाई का विवाह का प्रस्ताव पेश करते हैं, जो अकबर स्वीकार कर लेता है। इसके बाद मेड़ता इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें जयमल होता है शासक, और वह भाग जाता है गद्दी छोड़कर जैसे ही आक्रमण होता है। तो यहाँ पर सरफुद्दीन नामक सूबेदार को भेजा जाता है और सरफुद्दीन इसको मिला लेता है, मुगल राज्य में जीत लेता है। फिर मेवाड़ आता है। मेवाड़ की कहानी आप सब लोग बहुत ही सुने होंगे, राणा प्रताप जी की शौर्य गाथा सुने होंगे। इसमें राणा प्रताप के जो
पिता थे उदय सिंह, उनको जब आक्रमण होता है तो जो उनके सरदार होते हैं वो कहते हैं, उनको परामर्श देते हैं कि आप जंगलों में जाकर छिप जाइए। तो उदय सिंह ऐसे ही करते हैं और वो छिप जाते हैं जाकर। फिर भीषण नरसंहार होता है और इस प्रकार मेवाड़ पूरा नहीं जीत पाते हैं, चित्तौड़गढ़ जीत लिया जाता है। बाद में उनके पुत्र युद्ध को जारी रखते हैं। फिर पुत्र उनके महाराणा प्रताप जी आते हैं और ये 1576 में 18 जून बहुत ही फेमस, किसी डेट को पूरा याद करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध डेट होती है, इसलिए 18 जून 1576 में क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। यह हल्दी घाटी का युद्ध अकबरनामा में खमनौर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। अबुल फजल लिखते हैं अकबरनामा खमनौर का युद्ध और खमनौर का युद्ध। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है, अरावली की पहाड़ियों में पड़ता है राजस्थान में। और यह इस प्रकार जब राणा प्रताप के एक बहुत ही वफादार सरदार होते हैं झाला, जो कि इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वो उनका भेष, अपना मुकुट, उनका राणा प्रताप का मुकुट अपने सर पर धारण कर लेते हैं और उनको भगा देते हैं, वहाँ से घोड़े पे लाद कर भगा देते हैं। और इस प्रकार राणा प्रताप की जान बच जाती है और वो शहीद हो जाते हैं झाला। और इस प्रकार यह हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों द्वारा जीत लिया जाता है और राणा प्रताप बाद में दूसरी जगह से शासन करते हैं और 1500 लगभग 97 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है। और लेकिन फिर भी मेवाड़ राज्य ने कभी भी अभी अपनी अधीनता स्वीकार नहीं, मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की। और यह राजपूतों का एक ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य जिसने कभी भी अधीनता नहीं स्वीकार करी और अकबर इसको पूरा जीत भी नहीं पाया। बाकी सारे राज्यों ने अधीनता स्वीकार कर ली है, इसलिए अपने इतिहास में अपने आप में बहुत फेमस है क्योंकि इसने कभी अधीनता नहीं स्वीकार की। फिर रणथंभौर आता है, तो रणथंभौर में हमने आपको ये बताया था, ये उनके पिता उदय सिंह के साथ युद्ध हुआ था और ये हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के साथ हुआ था। इसके बाद रणथंभौर में 1500 सुरजन राय हाड़ा होते हैं वहाँ के शासक और 1569 में वहाँ पर आक्रमण होता है मुगलों का। तो सुरजन राय हाड़ सरेंडर कर देते हैं और वह अपने लगभग 2-2.5 महीने वो करते हैं, घेराबंदी करते हैं मुग़ल। लेकिन वो जब देखते हैं इनका हश्र कि तो हारता हुआ अपने आप को पाते हैं, तो वह इनको सौंप देते हैं रणथंभौर और इस प्रकार इस पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। इसके बाद कालिंजर में राजा रामचंद्र नामक शासक होते हैं और वह भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और मारवाड़ यहाँ पर भी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, यहाँ के शासक भी। तो दोनों के शासक स्वीकार कर लेते हैं। ये 2.5 महीना तक थोड़ा टिकते हैं, इसके बाद अधीनता स्वीकार करते हैं और ये तुरंत ही अधीनता स्वीकार कर लेते हैं ऊपर के लोगों को देखकर। इस प्रकार राजपूताना का मेवाड़ को छोड़कर सारे राज्यों पर अधिकार हो जाता है, राजपूताना राज्यों में। इसके बाद हम चलते हैं गुजरात में। गुजरात में 1572-73 में युद्ध होता है, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। वीए स्मिथ ने इसे मध्यकालीन इतिहास में द्रुतगामी अभियान कहा है, क्योंकि गुजरात में जब अकबर ने आक्रमण किया, उसको जीत कर वापस चला गया आगरा में और वो पहुंचा ही था कि यहाँ पर आगरा पहुंचा था, तभी मालूम चला कि विद्रोह हो गया है, दोबारा विद्रोह हो गया है मिर्जाओं द्वारा। तो मिर्जा बंधु थे, उनके संबंधी थे, जो हमेशा अपने ओहदे और सम्मान पद को लेकर विद्रोह करते रहते थे। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया
तो जब अकबर तुरंत ही चला वहाँ से और 350 मील की दूरी मात्र उसने 9 दिनों में पूरी कर ली। 350 मील की दूरी 9 दिनों में पूरी कर ली, इसलिए वी स्मिथ ने इसको द्रुतगामी अभियान कहा है। गुजरात, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गुजरात अभियान, किस अभियान को द्रुतगामी अभियान, अकबर के किस अभियान को द्रुतगामी अभियान बोला गया है, तो यही गुजरात विजय है। इसके बाद बिहार और बंगाल, यहाँ का शासक सुलेमान किरानी होता है और वह दोनों पर अधिकार किए होता है। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसका पुत्र दाऊद यहाँ का शासक बनता है और वह मुग़ल अधीनता को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होता, वह त्याग देता है अधीनता, जिससे क्या होता है, मुग़लों का आक्रमण होता है। दाऊद भाग कर दूसरी जगह चला जाता है और उसका पीछा किया जाता है। यहाँ पर मुनीम खां को भेजा जाता है। इसके बाद दाऊद खां को पराजित किया जाता है और बिहार बंगाल भी कब्जे में ले लिया जाता है। इसके बाद काबुल, इससे क्वेश्चन बना था एक बार टीजीटी में। काबुल में कहते हैं कि किस समय बोलते हैं बिहार में, इसका सन है 1576। इसके बाद काबुल 1591। काबुल में मिर्ज़ा हकीम या हकीम मिर्ज़ा नाम का उसका सौतेला भाई होता है अकबर का। वह क्या करता है कि वह सरदारों को, जो अकबर की उदार नीति से, मुल्ला मौलवी सरदार होते हैं, उदार नीति से बहुत ही जलते हैं और पसंद नहीं करते अकबर को, कि सोचते हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो उससे मिल जाता है और उनके षड्यंत्र करता है, उनके अकबर के ख़िलाफ़ सोचता है भारत भी इससे जीत लिया जाएगा। लेकिन उसकी यह मंशा कामयाब नहीं होती है, क्योंकि अकबर जब पंजाब की ओर बढ़ता है उसका सामना करने के लिए, तो वह भाग खड़ा होता है और काबुल पर अधिकार कर लेता है। और हकीम मिर्ज़ा की जो बहन होती है बख्तुन्निसा, तो बख्तुन्निसा को वह अपने गद्दी सौंप देता है और जब तक वह जीवित रहती है वहाँ पर काबुल का शासन करती है। इसके बाद वहाँ वह, जो उसकी मृत्यु के बाद मान सिंह को वह वहाँ नियुक्त कर देता है, मान सिंह को नियुक्त कर देता है और वहाँ पर काबुल पे तैनात कर देता है। इस प्रकार काबुल भी राज्य में शामिल हो जाता है। इसके बाद हम कश्मीर चलते हैं, तो कश्मीर का अभियान हुआ था 1500 1581। कश्मीर का अभियान हुआ था 84-85 में। 84-85 में कश्मीर का अभियान होता है। उड़ीसा 91, 1591, फिर वो दोनों 95 में होते हैं। बलूचिस्तान और कंधार 1595। तो काबुल हो गया। इसके बाद कश्मीर देखते हैं, तो कश्मीर में याकूब खां का शासन होता है और कश्मीर में नियुक्त किया जाता है भगवान दास और कासिम खां को, और वो दोनों जाते हैं। इस प्रकार एक कश्मीर अभियान सफल होता है और कश्मीर को भी कब्जे में, मुग़ल शासन में सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके बाद उड़ीसा आता है। उड़ीसा में निसार खां को भेजा जाता है और 1500 वहाँ का शासक होता है। 1591 में उड़ीसा को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। इसके बाद बलूचिस्तान 1595 में जीत लिया जाता है। मीर मासूम यहाँ का शासक होता है और इसको सम्मिलित कर लिया जाता है भारत में। इसके बाद अंतिम अभियान उत्तर भारत का, ये कांधार होता है, जो 1595 में मिलाया जाता है। कांधार स्वेच्छा से मिल जाता है, क्योंकि कांधार का मुजफ्फर शाह जो शासक होता है और ईरान के शासक, इनमें दोनों में मतभेद हो जाता है। और जब मतभेद हो जाता है तो शाह बेग, मुग़ल सूबेदार शाह बेग को वहाँ नियुक्त किया जाता है और वो उसको सौंप देता है, स्वेच्छा से कांधार मुग़लों को सौंप देता है। इस प्रकार ये सारे अभियान सफल होते हैं और एक बहुत विशाल साम्राज्य अपना स्थापित करता है अकबर। तो इन युद्धों से बहुत बार प्रश्न
हर बार प्रश्न कोई ना कोई युद्ध से पूछा जाता है, तो इसलिए इनको दिमाग में बैठाना, एक बार दिमाग में बैठा ले तो क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभियान है। और इसका क्रम जैसे अगर आप चाहें तो जैसे आपको सोचते हैं कि क्रम से कैसे याद रखें, तो आप ट्रिक बना सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप ट्रिक बना लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको एक एक चीज़ रखना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही याद आता जाएगा कि इसके बाद कौन सा अभियान है, इसके बाद कौन सा अभियान है। इसके बाद अभी तो बहुत सारा है, अगर एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो सकता। तो आप अभी इसको रीड करिए, ये अभियान आपको जब लर्न हो जाएं, इसके बाद हम अकबर के अगले पड़ावों पर चलेंगे। उसने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए और धार्मिक कार्य किए, उसकी बहुत सारी नीतियाँ थीं, राजस्व नीतियाँ थीं, तो साहित्य में रुचि थी, उसने बहुत सारे काम किए साहित्य के क्षेत्र में। तो अगले वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। नमस्कार।